नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र धनखड़ ग्लोबल सेफ्टी सॉल्यूशन के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। आज इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिक नीड बन गई है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा एक भी दिन आसानी से नहीं कट सकता है। आज ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें बिजली का प्रयोग ना होता हो। हमें अपनी सुख सुविधा के लिए बिजली की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है, पर अगर बिजली को ढंग से प्रयोग ना किया जाए या लापरवाही बढ़ती जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली की तुलना बहुत से लोगों ने जहरीले सांप से भी की है। जैसे जहरीले सांप के डंक मारने पर बचा नहीं जा सकता, ऐसे ही बिजली के करंट लगने पर आदमी के बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी इलेक्ट्रिकल शॉक को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे टेम्परेरी बिजली के कनेक्शन लेना, उससे शॉर्ट सर्किट लग जाते हैं या शॉक लग जाते हैं, फॉल्टी हैंड टूल्स को प्रयोग करना, मल्टीप्लक्स का यूज़ करना और न जाने कितने ही ऐसे कारण हैं जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, हम लोग घरों में एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग डीसी करंट यूज़ करते हैं, जो कि अल्टरनेटिंग करंट से ज़्यादा खतरनाक है। बिजली के करंट से कैसे बचाना है और बचना है, आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमें इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन में हो रही मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। लगभग 12% मौतें करंट लगने की वजह से होते हैं और लगभग 35,000 करंट के झटकों को हर साल एक्सपीरियंस किया जाता है। इनमें से कुछ नॉन फैटल होते हैं, कुछ बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। हर साल लगभग 9,000 लोग करंट लगने से मौत का शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक या फैटल एक्सीडेंट होते हैं। ऐसी जगह पर खुदाई करना जहां पर लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स हों, खराब उपकरणों जो डैमेज तारों वालों हैं उनको प्रयोग करना, हाई टेंशन वायरों के आसपास में काम करना, लॉग आउट टैग आउट को यूज़ ना करना, लाइव या चार्ज्ड पार्ट्स के संपर्क में आ जाना। कई बार ऐसे आदमियों के साथ भी दुर्घटना हो जाती हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होते हैं और बिजली के बारे में जानते नहीं हैं, पर काम जल्दी करने के चक्कर में जोखिम उठाते हैं और मारे जाते हैं। कई बार इंसुलेशन के हट जाने से या डैमेज होने जाने से भी करंट लग जाता है। कई बार इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अप्लायंसेस को बाईपास करने से भी एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार तो हमारी नेग्लिजेंसी, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से भी दुर्घटना हो जाती है। आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसी कई सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें रैली में लोग गए हैं, उनके हाथ में बड़ा सा झंडा है, ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही है, उसके संपर्क में आए, बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और लोग मारे गए। कई बार प्रॉपर अर्थिंग के होने की वजह से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब कभी अर्थिंग प्रॉपर नहीं होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लगते हैं, अप्लायंसेस ख़राब हो जाते हैं। अब बात करते हैं बिजली के खतरों के बारे में। सबसे पहला खतरा है शॉक लगना यानी झटका लगना, और जब ये झटका ऊंचाई पर काम करते हुए लगे तो दुर्घटना का जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आग लग जाना, कई बारी अप्रैल मई के सीजन में ऐसा देखा गया है, फसल पक के तैयार है, ट्रांसफार्मर से एक इलेक्ट्रिकल का स्पार्क गिरा और सारे के सारे खेतों में आग लग गई। विस्फोट होना, कई बार इलेक्ट्रिकल स्पार्क हवा में मौजूद एक्सप्लोजिव वेपर्स को जला देता है, जैसे गैस लीकेज के केस में, उस केस में बड़ा विस्फोट हो सकता है और आग भी लग सकती है। आर्क फ्लैश की वजह से कई बार बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ती हैं। अब बात करते हैं शॉक लगने के बारे में कि शॉक किस तरह लगता है। दोस्तों, आमतौर पर 2 वायर्स होती हैं, एक गर्म एक ठंडी, दोनों मिलकर एक सर्किट कंप्लीट करती हैं। जब हमारा शरीर इस सर्किट के कांटेक्ट में आता है तो हम सर्किट का हिस्सा बन जाते हैं और करंट लग जाता है। अब बात करते हैं करंट किस हद तक लगा है, कितना नुकसान हुआ है, इसका पता कैसे चलेगा। नुकसान का अंदाज़ा इन चीज़ों से पता लग सकता है, जैसे अमाउंट ऑफ करंट, जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि करंट शरीर के कौन से हिस्से से शुरू होकर और ट्रैवल करके और किस हिस्से से बह रहा है और शरीर में कितनी देर तक करंट का फ्लो होता रहा है। दोस्तों, हर आदमी की हेल्थ, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिसिटी के करंट लगने पर, और इससे करंट की सीवियरिटी भी डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कितना करंट शरीर पर नुकसान पहुंचा सकता है। 3 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक के करंट में शरीर को दर्दनाक झटका लग सकता है। 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के करंट में हमारी मसल्स सिकुड़ जाती हैं। 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर के करंट को खतरनाक करंट की श्रेणी में रखा गया है। 30 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर के करंट में लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के करंट में आमतौर पर दिल काम करना बंद कर देता है और मौत भी हो सकती है। 100 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर के 4 एम्पियर के में मौत निश्चित है, और 4 एम्पियर से ज़्यादा के केस में दिल काम करना बंद कर देता है और बॉडी के पार्ट बुरे तरीके से जल जाते हैं। दोस्तों, 1 एम्पियर का मतलब 1000 मिली एम्पियर है। आइए अब जानते हैं शरीर के गीले होने से या सूखे होने से
हमारी बॉडी में करंट किस तरह ट्रैवल करेगा और कितना घातक सिद्ध होगा। अगर आप 120 वोल्ट पर काम कर रहे हैं और आपका शरीर गीला है तो 120 वोल्ट 120 मिली एम्पियर करंट आपकी बॉडी से ट्रैवल करेगा। अगर आप सूखे हैं या सूखे में काम कर रहे हैं, वही 120 मिली एम्पियर का करंट आपके शरीर में 1.2 मिली एम्पियर का हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इंडिया के अंदर 240 वोल्ट में काम करते हैं, तो जरा सोचिए अगर आप गीले हैं तो 240 मिली एम्पियर का करंट आपकी बॉडी से ट्रैवल करेगा, जिसमें मौत होना निश्चित है और मेजर बर्न होने के चांसेस भी हैं। दोस्तों, अब आपको समझाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन और फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स को कंट्रोल किया जाए उसके बारे में। सबसे पहले हमें सारे के सारे सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की जो प्लानिंग है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसमें इंसुलेशन भी एक अहम रोल प्ले करती है। अच्छी इंसुलेशन हमें हर खतरों से बचाती है। ये रबर की या प्लास्टिक की हो सकती है। दोस्तों, हमें कोशिश करनी है जितनी भी वायरिंग है वो अंडरग्राउंड की जाए। ओवरहेड लाइंस में ज़्यादा खतरे होते हैं क्योंकि उसमें इंसुलेशन का प्रयोग नहीं होता है, और कई जगह पे तो हम हाइट पर काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है। आपने बाहर के देशों में देखा होगा इलेक्ट्रिकल की सप्लाई जितनी भी है सारी की सारी अंडरग्राउंड है, उससे आधे खतरे तो वैसे ही कम हो जाते हैं। आजकल इंडिया में भी उसी सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है। दिल्ली में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर इसी तरीके से काम हो रहा है। जितने भी कनेक्शन पॉइंट्स हैं या कनेक्टर हैं सबको गार्ड करके रखना चाहिए, जैसे कंड्यूट, जंक्शन बॉक्स, मेल फीमेल प्लग्स, इंडस्ट्रियल सॉकेट्स। दोस्तों, हमारा काम करने का तरीका सही होना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि मजदूर भाई ड्रिल मशीन को ऊपर से नीचे करते समय वायर से पकड़ के नीचे लटका देते हैं, जिसमें सारा का सारा लोड कोर्ड्स पर आ जाता है और उसके डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। डैमेज होने की वजह से काम कर रहे आदमी को करंट लग सकता है, उसकी जान जा सकती है। ऐसी ही दुर्घटना एक डैमेज कोर्ड्स को लेकर स्कैफ फोल्डिंग पर एक आदमी चढ़ रहा था, उसके साथ घटित हुई। डैमेज कोर्ड्स की वजह से कोर्ड्स के आसपास के जो कॉपर वायर थे वो एक्सपोज्ड हो गए, वो स्कैफ फोल्डिंग के कांटेक्ट में है और स्कैफ फोल्डिंग में करंट का चार्ज आ गया और वो आदमी मारा गया। दोस्तों, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ कोई एलिवेटेड पावर लाइंस ना हो। अगर कोई हो तो उससे कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए। हमें सेफ लेवल मार्क कर देना चाहिए जिससे वहाँ पे वो साइड से ज़्यादा का कोई वाहन ना निकले। हमें ओवरहेड पावर लाइन से सेफ दूरी बना के रखना है। टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट से बचना है, उसको अवॉइड करना है। हमें ELCB, RCCB का प्रयोग करना है जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में रहती हैं, और GFCI का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें पावर टूल्स, हर पावर टूल के अंदर एक GFCI का प्रयोग होता है। जैसे ही वो पावर टूल में खराबी आती है GFCI टर्मिनेट हो जाती है, बंद कर देती है काम आगे पावर की सप्लाई को देना। एक्सटेंशन बोर्ड्स या मल्टी प्लग का प्रयोग अवॉइड करना है। जितनी भी वायर्स हों, केबल्स हों, उनकी मार्किंग और स्ट्रेंथ को परख लेना है। आजकल तो पैकिंग पर ही पूरी की पूरी डिटेल्स होती हैं, उसको जांच परख कर ही लगाना है। जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनको वार्निंग साइन या लेबल लगे होने चाहिए। जितने भी आदमी साइट पर काम कर रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल से होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी देते रहना है, जिससे उनमें अवेयरनेस है और उससे उनको खतरों से बचने के रास्ते पता हों। आपके वर्क प्लेस में या आपके आसपास में जितने भी खतरे हैं उनके सबके बारे में पता होना चाहिए। जब भी कोई आदमी बिजली का काम करे उसे क्वालिफाइड या कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जब भी कोई आदमी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करे तो वर्क परमिट लिया जाना चाहिए। उसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको सबको बारीकी से चेक करना चाहिए। जैसे लॉग आउट, टैग आउट का प्रयोग करना चाहिए। अपने हाथों से बिजली का काम शुरू करने से पहले सोने या चांदी की अंगूठी या घड़ी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि मेटल बिजली की सुचालक है, जिससे आपको करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करना चाहिए। तारों को, जो उपकरणों हैं, जितने भी उपकरण हैं उनको तारों से नहीं उठाना चाहिए। अर्थिंग अच्छे ढंग से की जानी चाहिए। काम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को बंद कर देना। दोस्तों, में कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी आदमी काम पर लगे हों वो अच्छी तरीके से कुशल कामगार हों और कॉम्पिटेंट हों। कारीगरों को बार बार ट्रेनिंग देते रहना चाहिए जिससे उनमें अवेयरनेस आए। सेफ इक्विपमेंट्स को ही यूज़ करना चाहिए। हर इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। मल्टी प्लग का इस्तेमाल ना के बराबर करना चाहिए, जिससे क्या होगा, डिवाइस ओवरलोड होगा, इससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने के चांसेस या करंट लगने के हादसे हो सकते हैं। आमतौर पर एक्सीडेंट इन 3 फैक्टर्स के मिलने से होते हैं। नंबर 1 अनसेफ इक्विपमेंट, नंबर 2 अनसेफ वर्क कंडीशन, नंबर 3 अनसेफ एक्ट्स। प्रॉपर PPEs का प्रयोग भी हादसों को रोकने में मदद कर सकता है। हमने अपने PPEs और हैंड टूल्स को काम करने से पहले चेक कर लेना है।
अब वो सही और सुरक्षित हालत में है या नहीं है वो देख के ही काम करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी साइट हमेशा के लिए सुरक्षित होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।